IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र आर्थिक और सामाजिक विज्ञान अर्थात इंडियन इकोनॉमिक्स के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ये टॉपिक में जो है भारत में गरीबी और बेरोजगारी के संबंधित हम इसमें क्वेश्चन सारे करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अप्रोच, उपागम मतलब होता है अप्रोच, जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। और इनका जो सिद्धांत इन्होंने दिया था वो कैसा था, तो याद रखना ये साक्षमता उपागम था। इस क्षमता के आधार पर जो है इन्होंने अप्रोच दिया था इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में इसीलिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। नेक्स्ट आपका, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। तो विकास के मानवीय पक्ष की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म है, जो है इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यही जो है विकास के मानवीय पक्ष पर जो है पहली बार ध्यान आकर्षित किया। और इसी ने जो है अलग अलग रिपोर्ट जो है गरीबी से जुड़ा हुआ रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है किसका। तो मानव विकास सूचकांक में किन चीजों पर फोकस किया जाता है, तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इन्हीं तीनों के आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होते ही हैं। तो आधार पूछा जाता है कि किन किन आधारों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यही तीन जो है इसके मुख्य आधार होते हैं, इसी पे रिपोर्ट बनती है। नेक्स्ट आपका, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, क्वेश्चन वही है लेकिन अलग फॉर्म में है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर ही जो है मानव विकास सूचकांक बनाते हैं। तो क्वेश्चन वही था लेकिन इसको जो है अलग तरीके से इसमें दिया गया था, इसीलिए इसको अलग तरीके से बताने की जरूरत थी। तो स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है, जीवन स्तर है, यही मानव के विकास का मुख्य आधार होता है, इसीलिए इसको आधार में शामिल करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन जो है आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। तो याद रखना प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें जो है कम दाम पर दवाएं दी जाएंगी। तो याद रखना ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसको देखता है, इस योजना का क्रियान्वयन है, इस योजना का नोडल एजेंसी इसको कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो याद रखना किसी भी क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, नवाचार को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी नीति आयोग के द्वारा। तो इसका नीति आयोग ही इसकी पहल है और नीति आयोग ही इसकी नोडल एजेंसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर किस पर है। तो साक्षर भारत का जो विशेष जोर है वो महिला साक्षरता पर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो साक्षर भारत का उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं। निर्धनता मतलब गरीबी की इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है आपका, याद रखना पूर्ण या परम निर्धनता होती है, जिससे हम बिल्कुल कहते हैं जिसके पास बिल्कुल बेसिक चीज नहीं होता, उसे हम कहते हैं पूर्ण निर्धनता कहते हैं। दूसरा है आपका सापेक्ष निर्धनता और तीसरा है आपका व्यक्ति पर निर्धनता। तो तीन प्रकार की गरीबी हमारे देश में पाई जाती है, ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो तीन प्रकार की गरीबी पाई जाती है। अब यही क्वेश्चन बेस होता है, अगर इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो गरीबी के अनुमान अगर निकालना हो तो उसके लिए वर्तमान में किन विधियों का प्रयोग हो रहा है। पहला है आपका सिर गणना विधि, बिल्कुल सही है। दूसरा कैलोरी ग्रहण विधि है, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि 2400 कैलोरी गाँव में और जो है
2100 कैलोरी शहरों के लिए जरूरी होता है, गरीबी का ये मानक तय किया गया है। और एक आपका पारिवारिक उपभोग व्यय, यही 3 कारण है जिनके आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान किया जाता है। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। तो सिर गणना विधि, कैलोरी और आपका पारिवारिक उपभोग व्यय, यही 3 आधार पर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इन्हीं तीनों आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं किस पे? तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी के जो अनुमान होते हैं वो आधारित होते हैं किस पे? NSSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वेक्षण पर। तो उपभोग व्यय सबसे इंपॉर्टेंट है गरीबी को और बेरोजगारी के निर्धारण के लिए। NSSO द्वारा जो है गरीब परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, खर्च के आधार पर ही जो है ये बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान लगाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो क्वेश्चन वही था, लेकिन यहाँ पर केवल निर्धनता दिया गया था, वहाँ पर गरीबी और निर्धनता, मतलब कि वहाँ पे बेरोजगारी और निर्धनता दोनों दिया गया था, लेकिन यहाँ केवल जो है गरीबी अर्थात निर्धनता की बात की गई है। तो इसका भी आंसर वही होगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर ही हम जो है गरीबी का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट आपका, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का जो आधार होता है वो किस पे आधारित होता है? तो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक पर। उपभोग याद रखना दोनों जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उपभोग के आधार पर ही हमारे यहाँ गरीबी का निर्धारण होता है। तो शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं, जो उनका सूचकांक जारी होता है उपभोग का, उसी आधार पर हम गरीबी का आकलन कहाँ करते हैं? शहरी क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो गरीबी निकालने के लिए कौन सा तरीका नहीं लाते हैं? साक्षरता को नहीं लाते हैं, भोजन में कैलोरी, प्रति व्यक्ति औसत आय और जो है HCR, इन 3 आधार पर निकालते हैं, लेकिन जो है साक्षरता का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो याद रखना, अलग अलग गरीबी निर्धारण के लिए अलग अलग समितियों का भी निर्माण किया गया था। तो किस समिति ने जो पोषण तत्वों के आधार पर गरीबी निर्धारण का तरीका बताया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अलग अलग समिति की रिपोर्ट पर ही जो है पोषण तत्वों के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसके अलावा गरीबी के निर्धारण से संबंधित बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं, आप इस लिस्ट को देख करके भी इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले संसदीय वर्किंग ग्रुप बनाया गया था 1962 में गरीबी का निर्धारण करने के लिए। इसके बाद आपका BM दांडेकर समिति बनाई गई थी 1971 में। इसके अलावा डॉक्टर जो है YK अलग समिति बनाई गई थी 1979 में, जिसकी बात मैंने यहाँ भी क्वेश्चन में किया है। इसके अलावा आपका ये कमेटी बनाई गई थी 1993 में, लकड़वाला विशेषज्ञ समूह बनाया गया था। एक तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह बनाया गया था 2009 में। एक रंगराजन समिति बनाई गई थी गरीबी का निर्धारण करने के लिए 2014 में। तो गरीबी संबंधित कौन कौन समितियां हैं इसको भी अच्छे से याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है किस आधार पर? तो भारत में गरीबी का जो परिभाषित करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी प्राप्ति के आधार पर। और 2400 कैलोरी गाँव में और 2100 कैलोरी अगर शहरों में किसी को मिलती है तो वो गरीब नहीं है। उसके नीचे अगर कोई कैलोरी प्राप्त करता है तो उसे हम गरीब मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा हम किसको मापते हैं? तो इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण है, आय की विषमता। आय की विषमता को मापते हैं किसके द्वारा? लॉरेंज वक्र के द्वारा मापते हैं। इसी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आय का वितरण मापा जाता है किस पे? तो आय का वितरण किस पे मापते हैं? लॉरेंज वक्र पे मापते हैं। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा उसने घुमाया गया है, एक दूसरी तरह से एक दूसरी तरह से, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दोनों को देख करके यहाँ समझाया है। चाहे आपका लॉरेंज वक्र पूछा जाए और चाहे आय का जो है वितरण पूछा जाए, दोनों का याद रखना, संबंध आय से इसका है, इसको अच्छे से याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था किसने? तो हमारे देश में गरीबी की संस्कृति है, गरीबी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। तो ये विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो आस्कर लुइस द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि गरीबी का एक दुष्चक्र होता है। अगर कोई जो है किसी के यहाँ कोई लैंड नहीं है, खेती नहीं है, भू नहीं है, जमीन नहीं है,
तो वो अगर गरीब है तो अपने बेटे को भी गरीबी ही देगा, जो है किसमें, उपहार में। तो लगातार ये गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है, तो गरीबी की संस्कृति का विचार इन्होंने ही दिया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नक्करसे से हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन्होंने ही जो है गरीबी की जो अवधारणा है उसके दुष्चक्र को इन्होंने परिभाषित किया था। नेक्स्ट आपका, चक्रीय निधन वह होते हैं। चक्रीय निधन मतलब हो गया कि चक्रीय गरीबी किसे कहते हैं? तो चक्रीय गरीबी वो होता है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो लगातार निर्धन होते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चक्रीय निधन कहते हैं। उनके अंदर गरीबी लगातार घूमती रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी की रेखा का निर्धारण कौन करता है, नीति आयोग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा ही गरीबी के रेखा का निर्धारण किया जाता है, तो इसका आंसर याद रखना, नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, लकड़वाला समिति जो है 1993 संबंधित है किससे? तभी मैंने आपको बताया था गरीबी के आकलन से। गरीबी के आकलन से संबंधित कौन है, तो लकड़वाला समिति है। इसने जो है गरीबी को परिभाषित किया था और गरीबी के निर्धारण के लिए इन्होंने आय उपभोग स्तर पे ही इन्होंने बताया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो नगरीय मतलब शहरी क्षेत्रों में गरीबी का निर्धारण करने के लिए, गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, वो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। हाशिम समिति बनाई गई थी शहरी क्षेत्रों में गरीबी का निर्धारण करने के लिए। क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में आया है, तो इसका आंसर याद रखना जो है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा जो है व्याख्या सही कर रहा है। पहला है आपका, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, बिल्कुल सही है। अमीर जो है ज़्यादा खाने के बाद वो जो क्या हो गए हैं, कुपोषित हो गए हैं, और याद रखना जो गरीब है वो भी कुपोषित हो गए क्योंकि उनके पास जो है उपलब्ध नहीं हुआ है खाना। तो एक होता है पोषण, तो पोषण कहते हैं जो है जहाँ पे सब कुछ बराबर मिलता है। सुपोषण का मतलब होता है ज़्यादा पोषण मिल गया, वो भी जो है कुपोषण के अधिक में आता है, और जिनको पोषण कम मिलता है उन्हें हम कुपोषण कहते ही हैं। तो अमीर और गरीब दोनों के लिए कुपोषण शब्द इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, जो नेगेटिव वर्ड है। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं, यही इसका व्याख्या होगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं, एक ज़्यादा गलत खाने से, एक रूखा सूखा खाने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर दोनों की व्याख्या सही हो रही है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति 2009 में बनाई गई थी। भारत में गरीबी रेखा के नीचे की और जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात जो है उन्होंने बताया था कि भारत में गरीबी कितनी है। 2009 में इन्होंने ये समिति बनाई गई थी, तो उन्होंने बताया था 37.2% गरीबी भारत में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है क्योंकि यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय जो है भिन्नता जो है मिलती है। तो ये बिल्कुल याद रखना सही है, लेकिन दोनों में जो है क्या है, व्याख्या नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है कि बिहार में जो है क्या कहते हैं, विकास भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर ये बिहार का मैप है, तो बिहार के अगर हम मैप पे इसको देखेंगे तो याद रखना बिहार के मैप के गंगा नदी अगर बीच से बहती है, तो जो उत्तरी बिहार है ज़्यादा पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ बाढ़ आती है हमेशा कोसी महानंदा बागमती की, और ये क्षेत्र ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो जो बच्चे इस क्षेत्र में होंगे को पता होगा कि उत्तरी बिहार जो है पिछड़ा हुआ है जबकि दक्षिणी बिहार विकसित है। तो क्षेत्रीय विषमता है तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इथोपिया एक अफ्रीका का देश है। यहाँ बहुत ज़्यादा कुपोषित लोग पाए जाते थे और बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। तो याद रखना मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। बिल्कुल सही है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर और कुपोषण है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो याद रखना इथोपिया कहते हैं किसको, मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बच्चों की मृत्यु अधिक होती है और यहाँ कुपोषण बहुत अधिक है, जो स्थिति इथोपिया की पूरे वर्ल्ड में थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन गरीबी उन्मूलन विधि है, इनमें कौन सा ऐसा है जो गरीबी को समाप्त करने की विधि है? तो पहला है उत्पादन गतिविधियों में अधिक निवेश किया जाए, बढ़ी हुई बचत हो, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण जो है गरीबी को समाप्त करने का कारण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है? तो पीडीएस का लक्ष्य क्या होता है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, बिल्कुल सही। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी कारण है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है में सम्मिलित किसको करते हैं? तो बहुआयामी जो है निर्धनता मतलब गरीबी सूचकांक, ये 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और जीवन स्तर है। इन्हीं 3 आधारों पर बहुआयामी गरीबी निर्धनता सूचकांक जारी करते हैं। क्वेश्चन लगभग 10 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अभी भी जारी होता है और भारत में नीति आयोग जारी करता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी के तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो भारत में गरीबी की जो है तीव्रता की माप करने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये आपका है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको नीति आयोग जारी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कारण है जो गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ती निवेश दर। बढ़ती निवेश दर से अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो उससे गरीबी दूर होगी, ठीक है। लेकिन बेरोजगारी, जनसंख्या की वृद्धि और जो आपका अपर्याप्त समृद्धि जो है एक गरीबी का कारण होता है। लेकिन बढ़ती निवेश दर गरीबी का कारण न होकर के गरीबी का उपचार करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या हैं? ठीक है, और इसमें सही कथन का चयन करना है कि भारतीय सामाजिक संरचना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला है गाँव में अधिक जनसंख्या होती है, बिल्कुल सही है। विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, लेकिन निर्धनता जो है इसका जो है सामाजिक संरचना से मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? तो बेरोजगारी से गरीबी भी बढ़ती है और गरीबी से बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, तो उससे बेरोजगारी बढ़ती है। तो बेरोजगारी और गरीबी में जो है पूरक संबंध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में अधिकांश बेरोजगारी कैसी है? तो भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण लोगों को जो है न स्किल होता है, न शिक्षा होती है, न स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी हमारे यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। लोगों को बेसिक चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और यह कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो है खास मौसम में ही रोजगार मिलता है। लेकिन जब बरसात का समय आता है तो रोजगार नहीं मिलता है, तो उस समय जो है बेरोजगारी आ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में छिपी हुई, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, कुक्कुट पालन आता है। तो यहाँ पर एक खास मौसम में रोजगार नहीं मिलता, जैसे बरसात के समय में तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो क्वेश्चन वही है, अलग चीजें से पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो इस संबंधित इसका जो संबंध है कृषि क्षेत्र से है और ग्रामीण क्षेत्र से है। तो इसका आंसर ए और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में और विनिर्माण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो याद रखना ये NSSO करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यही जो है बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो श्रम शक्ति सहभागिता दर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नियोजित और नियोजन के इच्छुक
कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात होता है। मतलब ये हुआ कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम उस अनुसार नहीं मिल पाता है, तो कार्यशील इच्छुक तो हैं लेकिन उस अनुसार जो है जनसंख्या अधिक होने के कारण काम नहीं मिल पाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। कई लोग विदेश मंत्रालय लगा देंगे लेकिन नहीं, व्यापार नीति का संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शुद्ध निर्यात बराबर होता है किसके? शुद्ध निर्यात मतलब यह हुआ कि जितना आयात हो उतना ही निर्यात हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है आयात निर्यात दोनों बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं शुद्ध निर्यात कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित किससे होता है? तो विदेशी व्यापार का जो भुगतान होता है इसका संबंध भुगतान संतुलन से होता है। जितनी वस्तुएं आती हैं जितनी वस्तुएं जाती हैं उनके जो है भुगतान, उसको हम जब निकालते हैं तो उसको कहते हैं भुगतान संतुलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन का जो संबंध है ये किससे है? तो आयात और निर्यात से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या चीज? तो भुगतान संतुलन में हम जो है किसको शामिल करते हैं? तो याद रखना इसमें दृश्य व्यापार को, अदृश्य व्यापार को और ऋण तीनों को शामिल करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। दृश्य व्यापार उसे कहते हैं जो वस्तुएं दिखती हैं, और अदृश्य व्यापार कहते हैं सेवा को, क्योंकि वो दिखता नहीं है, जो सेवाएं होती है वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो दोनों को शामिल करते हैं, ऋण को भी शामिल करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालू लेखा घाटा क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो चालू लेखा घाटा क्या होता है? तो देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, घाटा को क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं चालू लेखा घाटा कहते हैं। तो याद रखना, देश में अगर कुल निर्यात से अगर कुल आयात अधिक है, आयात अधिक है निर्यात कम है, तो उसे कहते हैं चालू लेखा घाटा कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य निर्यात का मतलब होता है सेवाओं का निर्यात, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ठीक है, डॉक्टर की सेवा हो गई, इसको हम क्या कहते हैं अदृश्य निर्यात कहते हैं। सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या होता है? तो एंट्री पोर्ट व्यापार का संबंध किससे होता है? तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से। याद रखना, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो है निर्यात के लिए हम पहले आयात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम पहले आयात करते हैं कच्चे तेल को, फिर उसको रिफाइनरी में बना करके और उसको अलग अलग उत्पाद जब बनाते हैं, जैसे ग्रीस बनाते हैं, उससे जो है पेट्रोलियम बनाते हैं, मिट्टी तेल बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं फिर निर्यात भी करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को पहले हम आयात करते हैं फिर निर्यात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एंट्री पोर्ट व्यापार कहते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका आयात कर क्या होता है? तो आयात कर हम किसे कहते हैं? व्यापार की मात्रा को घटा देता है। याद रखना, जो आयात कर होता है ये व्यापार की मात्रा को घटा देता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई देश हमारे देश में आयात करता है, तो आयात करने के लिए उसे आयात कर देना पड़ता है। अगर हम इस कर की मात्रा को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, आयात कम होगा, लोग हमारे यहाँ आयात कम करेंगे क्योंकि उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है? भारत में जो निर्यात की मंद गति है इसके पीछे कारण क्या है? तो ऊंचे मूल्य हैं, विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि हमारे देश की वस्तुएं महंगी होती हैं, दूसरे देश की वस्तुएं सस्ती होती हैं, निम्न स्तर का माल होता है हमारे यहाँ, ये भी कारण है। तो सभी कारण की वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा। इन सभी कारणों की वजह से हमारे यहाँ निर्यात क्या है, मंद है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, याद रखना, ना निर्यात किया जाए ना आयात किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि वो उस अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंध स्थापित नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या होता है? तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को समाप्त कर देते हैं और विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार को हम जोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और हमने वैश्वीकरण को कब अपनाया था? तो 1991 की जब हमने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया था तब इसको मैंने अपनाया था, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? जितनी भी सूचकांक हैं वो किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखना ये विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल इकोनॉमिक जो फोरम होता है उसी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इसको जारी करते हैं कि कितना जो है लड़कों और महिलाओं और पुरुषों में, लड़कों और लड़कियों में कितना समानता और कितनी असमानता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना ये क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं निजीकरण नीति कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 1991 में हमने जब उदारीकरण को अपनाया था तो याद रखना बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहाँ आई थी, तो हमने विश्व की अर्थव्यवस्था से अपने आप को जोड़ दिया और ये कंपनियां निजी कंपनियां होती हैं तो निजीकरण को बढ़ावा हमने दे दिया, तो हमने तीनों को बढ़ावा दिया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विदेशी कंपनियों को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, किसके लिए की गई है? तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो याद रखना 2005 में ये अधिनियम बनाया गया था, लेकिन पूछा जा रहा प्रभावी कब हुआ था, मतलब लागू कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। अधिनियम 2005 में बनाया गया था लेकिन अधिनियम 2006 में लागू हुआ है, दोनों अंतर याद रखना, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अधिनियम कब बनाया गया तो 5 में, लेकिन प्रभावी मतलब क्रियान्वित कब हुआ, लागू कब हुआ, तो 2006 में हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सेज क्या होता है? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जहाँ पर आज जो है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, विदेशी कंपनियां और भारतीय कंपनियां सब करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? ये पूछा गया है। पहला है आपका, अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन करना बिल्कुल सही। जब हम उद्योग लगाएंगे तो यहाँ हम अतिरिक्त रोजगार पैदा करेंगे। तकनीक, नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का हम सृजन करते हैं यहाँ पर। और विदेशी निवेश को हतोत्साहित नहीं करते, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसीलिए सेज बनाया जाता है और यहाँ पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट आपका, भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया था उसका नाम क्या है? तो तारा जो है पोर कमेटी समिति है, इसी ने जो है मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीयता की बात पहली बार की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुद्रा के उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का उन्मूलन का अर्थ एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्राओं का मूल्य घट जाना। जैसे मान लो डॉलर का है तो डॉलर की तुलना में हमारे देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य अगर घट गया तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा का उन्मूलन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी परिभाषाओं को भी हमें याद करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मुद्रा के उन्मूलन का परिणाम क्या होता है? अगर मुद्रा का उन्मूलन हो गया, मान लो किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारे मुद्रा का मूल्य घट गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो देश में निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा लेकिन आयात को घट जाएंगे। तो निर्यात खूब बढ़ेगा और आयात घट जाएगा। कभी कभी सरकार स्वयं जो है अपनी मुद्रा का उन्मूलन करती है जिससे हम निर्यात को बढ़ा सकें और आयात को कम कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का उन्मूलन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि, जिसका क्या प्रभाव होता है? तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गर्म मुद्रा, हॉट मनी कहते हैं। जिस मनी में जो है अचानक से, जैसे शेयर बाजार में जब पैसा लगाते हैं तो पैसा अचानक आया, शेयर बाजार अगर डाउन हो जाता है तो पैसा निकाल के लोग कहीं और चले जाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया। इसी तरह के क्वेश्चन और पार्ट में लाऊंगा और घटना चक्र के क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसे जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।